सर वो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्लास। ठीक है, तो जनाब आज के क्लास में वी हैव टू फोकस ऑन पाकिस्तान अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। द फर्स्ट वन इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस टॉपिक को हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। आप इसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मैंने डाउन टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सीएसएस सिलेबस का, पीएमएस के भी सिलेबस का, पंजाब पीएमएस जो है, उन तमाम सिलेबस का कॉमन टॉपिक है। ठीक है, जिस पे हर साल तकरीबन क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद किसने रखी, कहाँ पे रखी। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को कुछ इजाफी मतलब पॉइंट्स बताता चलूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 को बनी थी, द वेरी फर्स्ट वन। उसके बाद एक और पॉइंट्स जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी। ठीक है, तो उस टाइम जो हिंदुस्तान का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन इट। इसके अलावा जो पॉइंट है आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सदर था मतलब प्रेसिडेंट, उसका नाम था उमेश चंद्रा। ठीक है, WOMESHCHANDRA। ठीक है, उसके बाद आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, तो इसकी बुनियाद किसने रखी थी। तो ए ओ ह्यूम। ठीक है, ये पांच ही सवालात है जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है, तो आपको आने चाहिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मैंने डाउन टाइम्स पे अपलोड किया है, आप लोग वहां से सुन सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सुबह भी हमने ईडियम्स पे और फिक्स प्रीपोजिशंस पे हमने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड की है, तो आप लोग वहाँ से भी डायरेक्टली बस वहाँ पे जाके आप लोग वहाँ से सुन सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों से क्लास मिस भी हो। उसके बाद आज के बाद इंशाल्लाह ऑन डेली बेसिस आपको मतलब एक दो टॉपिक्स डाउन टाइम्स के चैनल पे देखने को मिलेंगे। काफ़ी टाइम से मैंने अपने यूट्यूब को अबंडन रखा था, जिसकी वजह से काफ़ी सब्सक्राइबर भी ख़राब हो गए मुझसे, वॉच टाइम भी काफ़ी डिक्लाइन पे गया है। अभी मैंने चूँकि फोकस के साथ अपने चैनल को अभी आगे भी इम्प्रूव करना है, तो अभी मैंने मैक्सिमम डाटा वहाँ पे डालना है, तो आप लोग वहाँ से भी मतलब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आप लोगों को वहाँ से भी मिलेगा। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ आप लोगों को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान कंपैरिजन जानना है। ये इंतहाई अहम सवाल है और आप लोगों को हर हाल में आना चाहिए। ठीक है, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पॉलिटिकल स्ट्रगल था साथ साथ जो कि आप लोगों के यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो स्ट्रगल था उसके दरमियान आप लोगों से मतलब कंपैरिजन मांगा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को शायद ये क्लास मैंने आप लोगों के साथ लिया भी था, तो वहाँ पे भी आप लोगों को पता है कि जो आपके पास है आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो असलम आपको कुछ पॉइंट्स में बताते चलूँ वो आप लोगों के दिमाग में होने चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ना, ये कब बनी थी, दिसंबर 1906। आपको बताते चलूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दिसंबर 1906। उसके बाद आपको बताते चलूँ कि ये जो प्रपोजल था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो इसको किसने प्रेजेंट किया था, सलीमुल्लाह खान ने। किसने, सलीमुल्लाह खान ने। उसके बाद आपको बताते चलूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद कहाँ पे मतलब रखी गई थी, तो वो ढाका में, जो कि आज बांग्लादेश का कैपिटल है। उसके बाद एक और पॉइंट, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है ना, तो इसका बेसिक जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, ये मुहसिनुद्दीन साहब को जाता है। और जो प्रपोजल है तो ये सलीमुल्लाह साहब, ये मैंने ऑलरेडी भी आप लोगों को बताया। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था उसका नाम था सर आगा खान। ठीक है, और कैद आजम ने कब मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, तो वो अगेन दिसंबर 1913। ये सात आठ एमसीक्यूज, इसके अलावा पांच छह एमसीक्यूज मैंने ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के हवाले से भी इसी ही लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया। यही रिकॉर्डेड लेक्चर आप रिपीटेडली सुन सकते हैं। ठीक है, डाउन टाइम्स के चैनल से बाद में भी। ठीक है,
वहाँ पे पाकिस्तान अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह ये तमाम लेक्चर्स शेयर होंगे। जहाँ तक इंग्लिश का ताल्लुक है, तो वहाँ पे मैंने इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है। वहाँ पे जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो वहाँ पे आप लोगों को एक साथ मिलेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के हवाले से भी मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया है, तो आप लोग वहाँ पे सुन सकते हैं। ये तमाम के तमाम पॉइंट्स इंतहाई डिटेल में आप लोगों को वहाँ पे इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जनाब आगे अभी मैं आप लोगों को शिमला डिपुटेशन पे, और फिर उसके बाद जनाब हम जाएंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल पे। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल और ये तमाम टॉपिक्स आप लोगों को मैंने असल में ना, अगेन आई हैव टू अटेंड लेक्चर्स ऑन दीज टॉपिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टीशन ऑफ बंगाल इंतहाई अहम सवाल है। इसके अलावा यहाँ पे जो शिमला डिपुटेशन है, ठीक है, तो ये भी इंतहाई अहम सवाल है। इसके अलावा आप लोगों को बताते चलूँ कि आप लोगों के यहाँ ये तमाम के तमाम पॉइंट्स आपको आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, ये पीडीएफ जो है इस पे 5 टॉपिक्स है। ठीक है, तो 5 टॉपिक्स में द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों के पास है वो है ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के हवाले से। ठीक है, अगेन इस सवाल पे आप लोग अपना कंसेप्ट बनाएं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर में भी ये आप लोगों को मिलेगा, सिंध पीएमएस में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सवाल आप लोगों का यहाँ तक वाइंड अप हो जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसके साथ साथ लीगल राइट्स के लिए, इकोनॉमिक राइट्स के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए, मतलब ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए। ठीक है, जबकि यही ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट बनी थी हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए, लेकिन बाद में इसका टिल्ट शिफ्ट हो गया था प्रो हिंदूज। ठीक है, जबकि ऑल इंडियन जो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, तो वो बिल्कुल मुस्लिम सेंट्रिक था। मतलब वो स्पेसिफिक बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ वो लोग मतलब इंटागोनिस्ट बने, मतलब उनके मुखालिफ बने। और इन लोगों ने अपने लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया 1906 में। ठीक है, तो अगेन आप लोगों ने इसको इस तरह समझना है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट अभी मैंने पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो अब अगेन ये 20 नंबर का सवाल है। तो सबसे पहले आपको बता दूं चलूँ कि बंगाल, बंगाल के हवाले से प्लीज़ ये एमसीक्यूज नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेरी फर्स्ट वन, इसके पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ना, ये कब, तो अगेन आप लोगों को बताते चलूँ कि ये 19 जुलाई है। बट अगेन आप लोगों को मैं बताते चलूँ कि कुछ किताबों में ये अक्टूबर 16 1905 लिखा है। ठीक है, बट अगेन आप लोग इनको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ग्रुप में भी या बाद में भी आप लोगों को ये कंफर्म करा दूंगा। ठीक है, लेकिन कुछ किताबों में इसको अक्टूबर 16 1905 भी लिखा है। ठीक है, उसके बाद अगर वो ठीक नहीं है तो फिर डेफिनेटली 19 जुलाई 1905। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके टाइम पे हुई थी, तो अगेन ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लॉर्ड कर्जन, कौन? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद आप लोगों को बताते चलूँ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था, तो वो 2 पोर्शन में था, मतलब 2 सूबों में ये बटा था। ठीक है, मतलब इनके 2 फिक्शंस बने थे, 2 पार्ट्स बने थे। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। उसके बाद एक और एमसीक्यूज है कि मतलब बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बताते चलूँ कि एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज वो यही है कि उस टाइम बंगाल सबसे लार्जेस्ट सूबा था। बंगाल उस टाइम सबसे लार्जेस्ट सूबा था। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान का उस टाइम आपको पता है कि 11 सूबे थे। ठीक है, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट थे। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को बताते चलूँ जनाब कि एक और इंतहाई रेलेवेंट एमसीक्यूज के, आपको पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल पर कब एनलमेंट हुई, तो एनलमेंट इसका हो गया था जनाब आपका 1911 में। कब? 1911 में। अच्छा, इस एमसीक्यूज को आप लोग मेरे साइड से कंफर्म कर ले। ये अगेन ये क्या है, ये आप लोगों के पास 16 अक्टूबर कंफर्म है, तो प्लीज़ ये जुलाई को मिटा दे। ये 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर। ठीक है, 16 अक्टूबर ये कंफर्म है, बस इसको
उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब एनल हो गया था, मतलब इसको दोबारा कब कैंसिल किया गया था। तो 1911 में, कब? 1911 में। उसके बाद एक और इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ हिंदुस्तान में हिंदूज ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था? स्वदेशी। कौन सा मूवमेंट? स्वदेशी, स्वदेशी मूवमेंट। ये आप लोगों को नोट्स में भी मिल जाएगा, बाकी इसके हवाले से रेलेवेंट एमसीक्यूज भी मैं क्लास के बाद आप लोग मुझे रिमाइंड दीजिएगा तो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ हिंदूज ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बता दो चलूँ कि स्वदेशी मूवमेंट में क्या था। स्वदेशी मूवमेंट जो था, तो उसमें ब्रिटिश हुकूमत के जितने भी गुड्स थे, मतलब सामान, ठीक है, तो उसके खिलाफ आप यूँ समझे कि एक किस्म का, मतलब बगावत समझे, या यूँ समझे कि भाई हम मार्केट में बरतानिया के या ब्रिटिश के सामान को हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो ये एक बाइकाट था, ठीक है, उनके तमाम चीज़ों का मेनली, आप यूँ समझ सकते हैं, ठीक है। और ये किसने स्टार्ट किया था? हिंदुस्तान के हिंदूज ने। आ, बाकी स्वदेशी मूवमेंट में मेन जो चीज़ था वो गुड्स का बाइकाट था। किस चीज़ का बाइकाट था? गुड्स का। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जब फाइनल एग्जाम पास होगा तो इंटरव्यूज में भी यही क्वेश्चन पूछेंगे, कब हुआ था, किसने किया था, कहाँ पे हुआ था, कितने पार्ट्स में तकसीम किया गया था। तो आप लोगों का तो मतलब क्वेश्चन का प्रॉपर स्टेटमेंट यही से ही बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बता दो चलिए जनाब के, पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके टाइम में एनल हुआ था, मतलब कैंसिल किया गया था? तो ये जनाब आप लोगों के पास किंग जॉर्ज, ठीक है, GEOR, किंग जॉर्ज 5, ठीक है। तो ये इंतहाई अहम है, किसके टाइम में? किंग जॉर्ज 5। दोबारा प्लीज सुन लें, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था ये? अच्छा, आप लोगों को मैं एक हायरार्किकल फॉर्म में बताता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये डेट गलत है, ये 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1905, द वेरी फर्स्ट वन। सेकंड पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। उसके बाद आपको बता दूं चलूं कि उस टाइम पे जो बंदा था उसने बंगाल को कट किया था। बंगाल को किया गया था, कट किया था, तो कट फॉर कर्जन, ठीक है। कर्जन के स्पेलिंग में भी CU आता है ना, कर्जन। पार्टीशन ऑफ बंगाल किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन ने कट किया था, किसको कट किया था? बंगाल को। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। तो आप इसको एमसीक्यूज के लिए इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उस टाइम बंगाल सबसे, बी फॉर बिगर मतलब बंगाल उस टाइम सबसे लार्जेस्ट सूबा था। उसके बाद आप लोगों को बता दो चलूँ कि बंगाल का रकबा कितना था। तो 189,000, ठीक है। ये इसका स्क्वेयर, मतलब आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि आ, मतलब दो टोटल एरिया बंगाल जो था वाज, ठीक है, 189,000 स्क्वेयर माइल, ठीक है। कितना था? 189,000 स्क्वेयर माइल, ठीक है। 1,89,000 स्क्वेयर माइल्स, ठीक है। तो जो इतना था, उसके बाद आप लोगों को बताते चलूँ कि ये दिसंबर 19, अच्छा इसके अलावा ये पॉइंट इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से किसको फ़ायदा पहुंचा था, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुंचा था पार्टीशन ऑफ बंगाल से? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसलमानों को, मुस्लिम को पहुंचा था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बताते चलूँ कि हिंदुस्तान में हिंदूज ने अगस्त के महीने में, कब? अगस्त के, जून जुलाई अगस्त, तो ये जुलाई के महीने, मतलब अगस्त, तो अगस्त के महीने में आप लोगों को मैं बताते चलूँ कि उस टाइम पे, आपको बताते चलूँ कि 7 अगस्त को कांग्रेस ने स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया था। उसके बाद आप लोगों को बताते चलूँ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब एनल हुआ था? 1911 में। उसके बाद किसके टाइम में इसको दोबारा एनल किया था? किंग जॉर्जो 5, ठीक है। ये बैकग्राउंड में तमाम पॉइंट्स थे, और इतने सिंपल फॉर्म में मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बता दिए। मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा सिंपल और ये नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बताते चलिए जनाब के, आप लोगों के पास जो बाकी पॉइंट्स है, ठीक है, वो भी आप लोगों को आने चाहिए। उस टाइम आपको पता है कि बंगाल को क्यों तकसीम किया गया? तो बंगाल को इसलिए तकसीम किया गया था कि बंगाल रकबे के लिहाज से
मैंने ऑलरेडी जो पॉइंट्स आपको लोगों को बताता हूँ, तो आप लोगों का ध्यान इन पे होना चाहिए कि ये 86 मिलियन पॉपुलेशन का मतलब पॉपुलेशन पे बेस था। रकबा इसका इतना था, स्क्वायर माइल्स, ठीक है। और इसको एक लेफ्टिनेंट जनरल कंट्रोल करता था। मतलब आजकल बलूचिस्तान समझे इतना वसी रकबे पे फैला है, और इसको एक क्वेटा पे एक वजीर आला बैठ के वही बंदा कंट्रोल करता है, जो कि ह्यूमनली बिल्कुल नामुमकिन है, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन जब वायसराय बने हिंदुस्तान के कब 1899 में, ही अंडरटुक एन एक्सटेंसिव टूर ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल, गेट दैट द प्रोविंस वाज टू बिग टू बी एडमिनिस्ट्रेड इफेक्टिवली। मैंने आप लोगों को परसों भी बताया था कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जब नए सूबे बनेंगे तो वो किसके हिसाब से बनेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बनेंगे। किस चीज़ से हिसाब से बनेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बनेंगे। जितना बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उतना अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में, इफ़ेक्टिव अंदाज में वहाँ पे मामूलाती ज़िंदगी भी मतलब स्मूथली चलेगा। इसके साथ साथ वहाँ पे जुडिशरी, वहाँ पे अदालतें, वहाँ पे पुलिस, वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेस्क्यू डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट इतने फाल होंगे, ठीक है। पंजाब को देख ले, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि पंजाब इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू कनाडा या फ्रांस। तो वो ममालिक तो भाई G7 के ममालिक के इतने डेवलप ममालिक है, लेकिन पाकिस्तान का एक सूबा जिसके पास इतनी आबादी है जितना कनाडा या फ्रांस जैसे मुल्क है, तो वहाँ पे एक वज़ीर आला किस तरह, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक CM पंजाब लाहौर में बैठ के पूरे पंजाब को ऑपरेट करे? तो सूबे बनने चाहिए, लिसानियत की बुनियाद पे नहीं, तासुब के बुनियाद पे नहीं, बल्कि आप लोगों को पता है एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के हवाले से नए सूबे डेफिनेटली बनने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बताते चलूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हिंदुस्तान पे आया तो उसने टूर किया, उसको पता चला कि भाई ये तो इंतहाई वसी रकबे पे पहला एक सूबा है। तो मतलब बेहतरी इसमें होगी कि अगर हम इसको तकसीम कर ले तो कुछ अच्छा होगा। तो बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में हिंदूज मेजॉरिटी में थे, जबकि ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। आपको पता है इसी वजह से तो इसको ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान के पास आया था, जो कि अभी बांग्लादेश है, जबकि वेस्ट बंगाल अभी भी ये इंडिया के पास है, ठीक है। तो ईस्ट बंगाल में हिंदूज मेजॉरिटी में थे, जबकि ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। मुसलमानों के पास इलाके जो थे वो असम था, ढाका था, चिटागांग था, ठीक है। और ढाका इसका कैपिटल था, ढाका इसका कैपिटल था, मेन कैपिटल था। जबकि आप लोगों को पता है कि मतलब बिहार, बाकी ये इलाके ये वेस्ट बंगाल के पास थे, और इसका जो कैपिटल था वो कलकत्ता था, ठीक है। तो आप लोगों को अभी स्केच का पता चला कि बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, एक वेस्ट बंगाल में, एक ईस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल में मुसलमान मेनली ज़्यादा थे, जबकि वेस्ट बंगाल में हिंदूज कुछ ज़्यादा थे, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को तीन पार्ट्स में तकसीम करना है, ठीक है। हाउ? सो द वेरी फर्स्ट वन इज के जनाब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको क्यों तकसीम किया गया था। तो तकसीम का बुनियादी एक रीज़न ये भी था। अच्छा, ब्रिटिशर के अपने रीजंस थे, मुसलमानों के अपने फ़वाइद थे, हिंदूज के एडवांटेज तो इसमें था कि कंबाइन बंगाल हो, लेकिन जब इसको तकसीम किया गया तो इनसे हिंदूज को ठेस पहुंचा, उसके उनके मुताबिक कि इसमें तो हमें नुकसान है। तो उनके अपने वजूहात थे। तो हम सबसे पहले बताते हैं कि भाई ब्रिटिश एम्पायर के या ब्रिटिश राज के कौन कौन से वजूहात थे। तो भाई उनके लिए रकबा ज़्यादा था, पॉपुलेशन भी बंगाल का आप यूँ समझ सकते हैं कि देवर बिगर इन साइज। तो भाई इतने मतलब बिगर पॉपुलेशन को, इसके अलावा इतने स्क्वायर माइल पे 189 आप लोग 1000 स्क्वायर माइल रकबे को, मतलब एक गवर्नर जनरल के लिए ये मुश्किल था। तो इन लोगों ने, अच्छा इसके साथ तो वसाइल कम थे, ठीक है। और वहाँ पे बंगाल में, ईस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जुबान का भी फर्क था, एक साइड पे मुस्लिम थे, एक साइड पे हिंदूज थे। तो ब्रिटिश के लिए ये चीज़ें मतलब अनएफोर्डेबल थी, स्पेशली कम्युनिकेशन मवासलात, ठीक है। क्योंकि उस टाइम तो ना मोबाइल था, ना मतलब इतना फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी, ना रेलवे का निज़ाम अगर था भी तो वो इतना फाल नहीं था, इतना फंक्शनल नहीं था, या इतना इफेक्टिव नहीं था।
तो ब्रिटिश हुकूमत के लिए और मतलब इनको प्रैक्टिकली चलाना काफ़ी हद तक मुश्किल था, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मिसाल बताऊं। आजकल जो हम CSSPMS के पीछे लगे हैं ना, नो डाउट इसमें तो ताकत है। लेकिन आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। आज मैं बेसिकली सवाबी से हूँ ना। तो सवाबी, अभी आपको पता है कि ये पहले मर्दान का एक तहसील था। अभी हमारे सवाबी में 4 तहसील है। मैं मिसाल से समझाता हूँ, ठीक है। सवाबी के ज़िले में 4 तहसील है, एक तहसील में एक AC लगता है, ठीक है। फिर आगे भी इसको कई, अभी इनकी पावर को बहुत हद तक कम किया गया है। लेकिन ब्रिटिश के टाइम में मतलब वाकई DC AC को ज़िले का या तहसील का बादशाह मतलब उसको समझा जाता था। अभी आपको पता है कि मर्दान अभी एक डिवीजन है। तो आप समझ सकते हैं कि मर्दान का एक ज़िला जो कि सवाबी ये एक तहसील था। तो अभी आपको बताते चलूँ कि उस टाइम का जो AC होता था तो इसके पास कितना ताकत, दबदबा, वलवला, जोश, पैसा, और बाकी न इतना मीडिया तेज था। तो भाई वो जो भी चाहता था वो कर सकता था। आजकल ACDC के साथ तो ताकत है, नो डाउट, लेकिन मीडिया है, काफ़ी चिकन बैलेंस है, इतनी आबादी है, ठीक है। तो मज़े असल में जो थे ना वो ब्रिटिश के टाइम पे थे, या इनिशियल ईयर्स ऑफ पाकिस्तान में थे। आजकल तो इन लोगों पे इतना बर्डन है, इतना काम है कि आपकी सोच है, ठीक है। क्योंकि लोग ज़्यादा है, मसाइल ज़्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, पेंडेमिक्स आते हैं, मतलब फ्लड्स आते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बताने का मतलब है कि आज एक जिले के अंदर 4 तहसील बने हैं। उस टाइम ये एक तहसील था मर्दान का। तो आप समझ सकते हैं कि भाई पावर को कितना करटेल किया गया है, कितना कम किया गया है, ठीक है। तो इस वजह से उस टाइम ये वसाइल भी कम थे और बाकी ज़ुबान के भी काफ़ी मसाइल थे। तो ये भी एक इशू था। उसके बाद आप लोगों को बता दो चलूँ कि ये 3 वजूहात यहाँ पे मैंने आप लोगों को मेंशन किए। उसके बाद आप लोगों को बताते चलूँ कि नो ट्रेड फॉर ईस्ट बंगाल। आपको पता है कि ईस्ट बंगाल में मुसलमान ज़्यादा थे। मुसलमान कौन से साइड पे ज़्यादा थे? ईस्ट बंगाल में। तो आपको पता है कि उनके पास जब ट्रेड नहीं था तो डेफिनेटली मुसलमान डिसएडवांटेज पोजीशन पे थे। तो जब पार्टीशन हो गया तो उनसे बंगाल, ईस्ट बंगाल के मुसलमानों को फ़ायदा मिला। इसके अलावा नो प्रोग्राम इन ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट काफ़ी पैथेटिक थे, मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से, बाकी काफ़ी चीज़ों से। इसके अलावा ईस्ट बंगाल में फैसिलिटीज़ भी नहीं थे। तो भाई जब जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होंगे वहाँ पे आप नए सूबे बनाएंगे, वहाँ पे आप डिवोल्यूशन ऑफ पावर होगा, पैसा जाएगा, बजट जाएगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे डेवलपमेंट के साथ साथ एजुकेशन, बाकी चीज़ें भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा मिनिमम फंड फॉर एजुकेशन, तो भाई जब तकसीम किया तो उनको अपना पैसा भी मतलब मिलना शुरू हुआ, ठीक है। स्पेशली ईस्ट बंगाल में ये मसाइल थे क्योंकि यहाँ पे मुसलमान थे। और आप लोगों को मैंने इनिशियल क्लासेस में बताया था कि ब्रिटिश एम्पायर ने, क्योंकि सुल्तनत छीना था मुसलमानों से, तो उन लोगों ने हमेशा टफ टाइम दिया मुस्लिम्स को, मुसलमानों को, क्योंकि उनको लगता था कि भाई अगर मुसलमान वापस मजबूत हो गए तो इन मुसलमानों में तो जिहाद का अंसर तो पाया जाता है। उनको लगता था कि ऐसा ना हो कि ये मुसलमान दोबारा ताकत में आके हमसे वो चीज़ छीन ले। इसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन के मसाइल थे, और नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन द प्रोविंस वाज स्कार्स, ठीक है। तो मतलब ये भी एक मसला था। उसके बाद हाईवेज जो थे वो सेफ नहीं थे। वहाँ पे डाके, आजकल जो कच्चे के इलाके में आप लोग देखते हैं, सिंध बलूच पंजाब के बॉर्डर पे, कश्मीर साइड पे, ठीक है, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट सीन्स है, ठीक है। और उसके बाद हाई रेट ऑफ क्राइम में भी इजाफा था। ब्रिटिश पुलिस पुलिस के लिए ये बिल्कुल अनप्रैक्टिकेबल था उनको कंट्रोल करना, ठीक है। तो भाई जब इतने ज़्यादा मसाइल होंगे, आज का बलूचिस्तान समझे कि कितने रकबे पे फैला है, वहाँ पे पुलिस का भी निज़ाम कुछ अच्छा नहीं है। अभी वहाँ पे पुलिस के हवाले से भी काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट आने वाला है, क्योंकि CM बलूचिस्तान ने अनाउंस किया है कि वहाँ पे जो पुलिसिंग सिस्टम है ना, तो उनको अभी मेन स्ट्रीम करना है, प्रॉपर करना है, और उनको इक्विप भी करना है, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट बंगाल जो था ये पॉलिटिकली, बिकॉज इट वाज अ पॉलिटिकल मूव नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव। हम तो समझते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से सूबे बनने चाहिए। अच्छा, आपको पता है कि ब्रिटिश हुकूमत के तो ये वजूहात तो काफ़ी रेलेवेंट थे, लेकिन उनके अपने भी सुरप्टिशियस, सुरप्टिशियस का मतलब है खुफिया, पोशीदा
मतलब उनके दिल में चोर भी था, साथ साथ में वो अपने हिसाब से चीज़ों को देखते थे, ठीक है। इसका बुनियादी रीज़न एक ये भी था ना कि बंगाल में, ख्वाह वो ईस्ट हो या वेस्ट हो, लेकिन बंगाल में यहाँ पे लोग जब न्यूज़पेपर छपते थे, जैसा कि डॉन है आज का, तो उस टाइम लोगों में अवेयरनेस आ रहा था ब्रिटिश के खिलाफ, बाकी अनएम्प्लॉयमेंट के को देख के, एक्सप्लॉयटेशन को देख के। तो ब्रिटिश हुकूमत को लगता था कि भाई जब ये लोग हम तकसीम करेंगे, मैं हमेशा से कहता हूँ कि डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी उन लोगों ने अपनाया था। आज भी स्टेट वही चीज़ें प्रैक्टिस करता है, ठीक है, सूबों के अंदर भी, मुल्क के अंदर भी, ताकि कुछ इलीट लोगों को मतलब इस सिस्टम से फायदा मिलता रहे, ठीक है। तो बताने का मतलब है कि ये एक पॉलिटिकल मूव था, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मूव होता तो फिर भाई इसका एनलमेंट क्यों किया गया 1911 में, 1911 में? तो ये तमाम के तमाम जो वजूहात थे, ये किसके थे? ये जनाब आप लोगों के ब्रिटिश एम्पायर के रीजन थे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पता है जनाब के बंगाल वाज कमिंग मतलब नरो सेंटर ऑफ नेशनलिस्ट एक्टिविटीज एंड कर्जन वांट टू डिसएंगेज देम। तो आपको पता है कि जब एक जगह पे मतलब पावर का, आप यूँ समझे कि ये एक जगह है और यहाँ पे मतलब लोगों में टेंडेंसीज पाया जाता है हुकूमत वक़्त के खिलाफ, तो हुकूमत वक़्त उनको दो में तकसीम करता है और फिर उनको आपस में मतलब उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग समझे या इश्यूज बना ले। तो डेफिनेटली आपने उनकी ताकत को तकसीम किया, जब तकसीम किया तो उन लोगों का रुझान बाकी चीज़ों में लगा, आवाम को मतलब पीटी मैटर्स में, ठीक है, उसमें उलझाया है। मिसाल के तौर पे आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट आप लोगों को इस तरह मैं समझा सकता हूँ कि केपी में आजकल हर पॉलिटिशियन 804 के पीछे लगा है, जबकि आवाम को बिजली चाहिए, इंटरनेट चाहिए, पानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। नहीं, क्योंकि आपने तो आवाम को एक ऐसी चीज़ में पंसाया है ताकि उनका ध्यान बाकी चीज़ों की तरफ ना जाए। तो उस टाइम पे भी हुकूमत का जो पॉलिटिकल मूव था वो कुछ यूँ था, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने एज इट इज़ बताया कि जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट थे उसमें तो कोई डेवलपमेंट नहीं थी। उसके बाद आपको बताते चलिए कि कर्जन वांट टू डिमिनिश द इम्पोर्टेंस एंजॉयड बाय कलकत्ता एंड अदर सच प्लेसेस इन बंगाल। आप लोगों को मैंने बताया कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल का मतलब मेन कैपिटल था, मेन पॉइंट्स था। तो इसका ख्याल था कि भाई इसकी असर रसूख को मतलब जितना कम किया जा सके उतना मतलब फिर भी कम है, ताकि उन लोगों को टफ टाइम दिया जाए, ताकि उनमें ये जो नेशनलिस्ट टेंडेंसीज है उसको भी काफ़ी हद तक कम किया जा सके, ठीक है। तो वो तो असल में यही चाहता था। कलकत्ता वाज नॉट ओनली द चीफ सेंटर ऑफ ट्रेड, आप इसको यूँ समझ सकते हैं, एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मोस्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर विच aroused feeling of nationalism among the educated middle class in India। ये पॉइंट भी आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया कि वेस्ट बंगाल तो की जो कि प्रॉस्परस था, वहाँ पे वकील बैठते थे, मतलब लोग एजुकेटेड थे, मिडिल क्लास लोग थे। आपको बताते चलूँ कि सबसे ज़्यादा ये जो इलीट लोग होते हैं, पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनको डर मतलब किस तरह के लोगों से लगता है? आपको पता है, आप जैसे लोगों से। जब एजुकेशन आता है उनको पता चलता है, उनको पॉलिटिक्स का, उनको न्यूज़पेपर से, रिकमेंडेड किताबों से पता चल जाता है कि भाई हाउ दिस सिस्टम वर्क, ठीक है। तो इसी वजह से ये एजुकेटेड लोग जो है ना, ये काफ़ी लोगों को पसंद भी नहीं होते, स्पेशली एलिट्स को या ऐसे लोगों को जो कि जिन्होंने इस सिस्टम को सबोटेज किया है, ठीक है, जो कि एक हॉस्टेज बनाया है, ठीक है। वो चाहते हैं कि भाई हमेशा के लिए हम फॉर एवर रूलिंग में रहेंगे, बाकी ये अवाम हमारे पाँव में बैठ के हमारे गुण गाते रहेंगे। तो मैं हमेशा से इस बात पे फॉर्म बिलीव रखता हूँ कि पैसा भी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें भी, लेकिन ये वाहिद एजुकेशन है जो कि आपको शाह से गधा, मतलब गधा से आपको शाह बनाता है, ठीक है। मतलब आपको एक मतलब एक लोअर बैकग्राउंड से आपको उठा के आपको शाह बना देता है, आपको एसी डीसी आपको बहुत कुछ दे सकता है। सो इट इज़ ऑल ओइंग टू एजुकेशन, ठीक है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन, ना कि आपने डिग्री किया, आपको पॉलिटिक्स का, बाकी सिस्टम का, इन चीज़ों का पता हो भी सुपरफिशियल चीज़ों का, तो फिर क्या फ़ायदा? इसी वजह से you have to fight within the state for your own rights, economic rights, political rights, educational rights, ठीक है। तो क्योंकि ये आपके फंडामेंटल्स है, ठीक है।
लेकिन ये तो तब पता होगा ना जब लोग इन्फॉर्म्ड होंगे। लोग तो इन्फॉर्म है, लेकिन सोशल मीडिया के पिटी मैटर से, अनलाइक रियल इश्यूज। तो आप लोगों ने रियल इश्यूज को समझना है, ठीक है। ये बातें तो पुरानी है, लेकिन आज के वक्त में एक एक लफ्ज हम फिट कर सकते हैं अपने सिस्टम को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया जनाब कि आप लोगों के पास जो बाकी पॉइंट्स है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इनकन्वीनियंस, ये बात भी मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया, ठीक है। उसके बाद टू क्रिएट रिफ्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। हमेशा से मैं कहता हूँ कि ना मुसलमान इतने बुरे थे ना हिंदूज। आज इंडिया पाकिस्तान में देख ले कितने पीक लेवल पे नफरत है, क्योंकि इसको प्लांट किया गया है, ठीक है। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जा रहे थे ना, अगेन इस पे बहुत कुछ मतलब कहा जा सकता है, मल्टीपल स्कूल ऑफ थॉट के मल्टीपल ओपिनियन है। बट जहाँ तक मतलब मैंने काफ़ी किताबों को मतलब रीड किया है, तो मुझे यही लगता है कि यस, हिंदूज में भी मसाइल थे, मुसलमानों में भी थे, लेकिन जो मेन चीज़ था वो प्लांटेड था, मतलब नफरत के बीज बोना, ठीक है। ताकि इन इन दोनों कम्युनिटीज़ को अपने खिलाफ इस हद तक ले जाओ, ताकि मतलब आप लोगों को पता है कि एक टाइम तक कि हम इकट्ठे हिंदुस्तान में एक साथ थे। आज भी पाकिस्तान में आपको कई जगहों पे हिंदू मुसलमान एक मोहल्ले में नजर आते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि मतलब, हाँ, मतलब फंडामेंटलिज्म की वजह से, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की वजह से ये चीज़ तो है मुल्क में आज भी, पाकिस्तान में। लेकिन सिंध को देख ले, जिसको आपको पता है कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में उनको माना जाता है, इंडस वैली। तो वहाँ पे तो हिंदूज भी थे, सबसे ज़्यादा हिंदूज आज भी सिंध में हैं। बताने का मतलब है कि ये मुसलमान हिंदू का इशू नहीं था। अगेन, अगर था भी, ओके, वी हैव टू एक्नॉलेज, बट जब आप जेन्युइनली देखो तो इस सिस्टम से किसको फायदा पहुंचा। आप लोगों को मैं एक मूवी बताता हूँ, वहां पे लिखा है ना कि कश्मीर का इशू क्यों नहीं सॉल्व होता। तो वो मूवी का डायलॉग है कि कश्मीर एक इंडस्ट्री है जिनसे पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के एलिट को फायदा पहुंचता है, इंडिया के एलिट को भी फायदा पहुंचता है। दरमियान में सैंडविच कौन बने हैं? वहाँ के अवाम या आम अवाम, जिनके पेट से, जिनका पेट काट के आप इतना पैसा फेंकते हैं, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी पे। तो इंडिया को भी देख ले, वो भी आए दिन मिसाइल्स बनाते हैं, टेक्नोलॉजी पे फोकस है, पाकिस्तान का भी वही। मैं ये नहीं कहता कि ये ठीक है या गलत है, बताने का मतलब यही है कि भाई हम तो पीसफुल नेबर, मतलब भी हम बन सकते हैं। बट अगेन, कश्मीर का इशू लिम्बू में है, और ये ब्रिटिश एम्पायर ने भी इंटेंशनली इसको यूज किया था ताकि क़यामत तक ये इशू लिम्बू में रहे, और बाकी दोनों साइड पे ये टसल चलता रहे, ठीक है। बताने का मतलब है कि इसको प्लांट किया गया है। वरना आप हिस्ट्री उठा के देख ले तो मुगलों के टाइम पे भी यही हिंदूज थे, वहाँ पे जॉब्स में भी थे। बाकी आज मुसलमानों में देख ले कितने मसाइल है, ठीक है। इवन बाकी इस्लामिक दुनिया में देख ले, तो जब हम उनको देखते और बाकी हिंदुस्तान के हालात को देखते, तो मुझे खुद पर्सनली यही लगता है कि इसमें काफ़ी जो नेगेटिव रोल था, जो प्रोवोक किया था, वो ब्रिटिशर्स ने। और ये बात तो मैं नहीं कहता, मैंने तो आपको जस्ट एक्सप्लेनेशन की ये रिफ्ट किसने पैदा किया था। तो रिफ्ट तो आपको पता है कि मोहब्बत से तो नहीं पैदा होता, नफरत के बीच बो के आपने मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, कयास, डिस्टरबेंस, यही तब आता है ना जब आप प्रोपेगेंडा करते हैं, 5-10 बंदों के सर काटते हैं, नफरत के बीज बोते हैं, तो फिर इसी तरह ये चीज़ें चलती है, ठीक है। तो ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं की, किताबों के रेफरेंसेस भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये जो लफ्ज़ है, तो बाकी ये किसने किया था, ऊपर टॉपिक पे मैंने लिखा है कि ये ब्रिटिश एम्पायर ने इंटेंशनली इसको प्रोवोक किया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को बता चल कि मुसलमानों के कौन कौन से फ़वाद मिले। तो मुसलमानों को न्यूमेरिकल एडवांटेज मिला क्योंकि अपना सूबा बना। इसके अलावा मुसलमानों में प्रोस्पेरिटी आई, पॉलिटिकल अपलिफ्ट मिला। और आपको बता दो चलो कि मुसलमानों को जब अलग सूबा बना 1905 में, तो 1906 में मुसलमानों ने अपने लिए ढाका में मुस्लिम लीग की बुनियाद भी रखी। तो इज़ इट इंटरेस्टिंग कि भाई मुसलमान काफ़ी टाइम से सफ़र थे। 1857 में आपको पता है कि मुग़लों के हाथों से हुकूमत चली गई थी, और ये भाई हम आ पहुँचे 1906 में। तो भाई इतने साल हमें लगे अपने लिए एक प्लेटफॉर्म सिर्फ बनाना। यही प्लेटफॉर्म जाके 1947 में मतलब आपको पाकिस्तान का वजूद मतलब देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो बातें मैंने की ना, इनिशियली तो दोनों कम्युनिटीज़ काफ़ी हद तक पीसफुल थे, ठीक है।
आप बुद्धिज़्म के तालीमात को देख ले, आप हिंदुज़म के तालीमात को देख ले, आपको किसी भी जगह पे एग्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है कि सब धर्म मतलब प्यार को या बाकी मोहब्बत को या पीसफुल एग्जिस्टेंस पे सब विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि कुछ फिलोसोफर जैसे कि चाणक्य या बाकी आपको पता है कि मैकियावेली जो कि फ्रांस में, इस तरह के लोग तो हर ज़माने में पाए जाते हैं। ठीक है, स्टेट क्राफ्ट को या स्टेट को चलाने के लिए। बट द मेन थिंग इज़ कि हाँ, जब बाद में ये इश्यूज चलते रहे, जो रिफ्ट पैदा किया गया था, तो बाद में वाकई एक ऐसा टाइम एक वक्त आया कि फिर ये लोग कंफर्म मतलब वाकई फिर एक दूसरे के दुश्मन बने। इनिशियली अगर थे भी, लेकिन इस हद पे नहीं जो कि आजकल या 1947 में, जब आप लोगों को पता है कि लाखों मुसलमान हिंदूज ने एक दूसरे के मतलब सर काटे, ट्रेन्स को जलाया। ठीक है, तो मैंने इनिशियल बात की। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बताता चलूँ, वरना मैं इसका मिसाल देता हूँ। पेशावर में आज भी आप लोग आए ना, वहाँ पे एक गली है, ये किस्सा ख्वानी ओल्ड सिटी जो है, वहाँ पे एक गली में मस्जिद भी है। बिल्कुल 2 गज फासले पे वहाँ पे आपको मंदिर भी मिलेगा और साथ में चर्च भी है। पंजाब में तो आपको हजारों ऐसे मिसालें मिलेंगे। तो भाई जब एक जगह पे मंदिर भी है, एक जगह पे मस्जिद भी है, एक जगह पे चर्च भी है, एक जगह पे गुरुद्वारा भी है, ये हसन अब्दाल पंजाब में भी आपको देखने को मिलेगा। तो भाई ये सब क्या है? अगर ये वो लोग वाकई मतलब एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे, तो भाई एक जगह पे किस तरह पॉसिबल है? एक मोहल्ले के लोग, कुछ लोग मस्जिद में जाते थे, कुछ लोग अपने अपने इबादत गाहों में। यकीन से कहता हूँ कि बुंदू में मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा कि वहाँ पे भी एक मंदिर था, कि वहाँ पे एक दो दोस्त थे। तो हिंदू जो बंदा था वो सुबह के वक्त मुसलमान दोस्त को मतलब उनको जगाता था, ताकि आओ भाई आप नमाज के लिए मस्जिद में जाओ, मैं अपने मतलब टेम्पल पे जाता हूँ। इस तरह की भी मिसालें हैं। तो इसका मैंने आप लोगों को लाइव एग्जांपल दिया, लाहौर में भी देख लें, केपी में भी मैं आपको बिल्कुल आज भी वो जगह मौजूद है। तो इनसे तो भी हमें एक चीज़ समझ में आ जाता है कि भाई हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक मोहल्ले में तीन तीन डिफरेंट इबादत गाहें आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि हमने पॉलिटिकल यूज़ किया है इस्लाम का, हमने नफरत के बीज बोए हैं अपनी तरफ से भी, हिंदूज ने भी। फिर बाद में आज हिंदुत्व जो है या जो मोदी है, जो उनके टैक्टिक्स है, तो वो चीज़ें काफ़ी रेलेवेंट हैं। अच्छा, मुसलमानों का जो रिएक्शन है तो उसको आप लोग देख सकते हैं जनाब। ये पॉइंट्स जो है आप लोगों के, हाँ अपलिफ्ट, ये जो पॉइंट पॉइंट है बस इसका तो यही मतलब है। मुसलमान मेजॉरिटी में थे, ठीक है, तो मुसलमानों ने इनको वेलकम किया। उसके बाद आप लोगों को पता है जनाब के इस डिसीजन से मुसलमानों के एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पॉलिटिक्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। 18 out of 31 मिलियन, ठीक है, इतने मुसलमान थे। 18 मिलियन आउट ऑफ 31 मिलियंस में मुसलमान थे। अक्टूबर 1905 मोहम्मद एंड प्रोविंशियल यूनियन डेवलप्ड बाई नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह ने किस चीज़ को डेवलप किया था? मोहम्मद एंड प्रोविंशियल यूनियन को डेवलप किया था। इसने मुसलमानों को पॉलिटिकल वेटेज दिया इस पार्टीशन ऑफ बंगाल से, और मुसलमानों की प्रोस्पेरिटी में इजाफा हुआ, और उनकी इकोनॉमिक स्टेटस में भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आई। ठीक है, तो ये असल में ना मुसलमानों को इन पॉइंट से बहुत फ़ायदा मिला। अभी इस क्वेश्चन को आप लोग यही समझते हैं कि नवाब सिद्दीमुल्लाह ने इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के हवाले से किया बताया था। सो द पार्टीशन ऑफ बंगाल bestowed न्यू लाइफ एंड न्यू एमएच टू द मुस्लिम। नवाब सलीमुल्लाह कहता है ना कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से मुसलमानों को क्या मिला? तो मुसलमानों को अता मिली क्या? न्यू लाइफ, ठीक है, एंड न्यू image to the Muslim of the subcontinent. The new province has its own civic facilities like roads, railway stations, secretariats, high courts, governor house, educational institutes, and so on. Muslims secure jobs and political representation. पार्टीशन ऑफ बंगाल से मुसलमानों को वो जो जीपीएस मॉडल है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, लीगली, इन तमाम चीज़ों में मुसलमानों को अपलिफ्ट मिला। Calcutta and Dhaka came under Muslim, which was the hub of publication and courts। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तमाम के तमाम जब मुसलमानों के हिस्से में आए, तो यहाँ पे तो कोर्ट्स भी थे, पब्लिकेशन भी थे, प्रिंटिंग प्रेस भी थे। तो इन तमाम चीज़ों से मुसलमानों को एजुकेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ
इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी मिला, ठीक है। और इनकी ही वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल से 30 दिसंबर 1906 को आप समझ सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है। तो ये भी इंतहाई अहम सवाल है। उसके बाद आपको हिंदूज का क्या रिएक्शन था? तो हिंदूज का यही रिएक्शन था जनाब के आ, जो हिंदू कैपिटलिस्ट थे उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट का ऐलान किया। और इनको लॉस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ हिंदू लेयर लायर सॉरी लायर वकील जो थे, क्योंकि कलकत्ता बाकी ढाका ये मुसलमानों के हिस्से में आए। और उसके बाद उनकी पॉलिटिकल डोमिनेशन में काफ़ी हद तक कमी आई। और हिंदू के जो अखबारात थे तो उन लोगों ने बहुत हद तक प्रोपेगेंडा किया, एंटी मुस्लिम चीज़ें काफ़ी हद तक लिखी, जिनसे मतलब और भी रेफ्ट में इजाफा हुआ। उसके बाद आप लोगों को बताते चलूँ कि हिंदू बिलीव दैट दे विल कम अंडर द डोमिनियन ऑफ मुस्लिम इन न्यू प्रोविंस। तो नो डाउट जब नए सूबे बने तो जो ईस्ट बंगाल था तो उसमें जो हिंदूज थे उनका भी यही मानना था कि भाई अभी तो हम पहले तो हम डोमिनेशन में थे, अभी तो हम भाई मतलब अंडर प्रिविलेज पोजीशन पे आए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताते चलूँ कि पार्टीशन वाज resented by high caste हिंदूज, जो ब्राह्मण हिंदूज है ना, तो उन लोगों ने भी काफ़ी इनको मतलब रेजेंटमेंट दिखाया। इसके अलावा प्रोविंशियल हाई कोर्ट एंड अदर जुडिशरी वर शिफ्टेड टू ढाका एंड हिंदू लायर फेयर डेट। तो आपको पता है जब ट्रांसफ़र हुआ, नई अदालतें, नई चीज़ें, मतलब मुसलमानों के साइड पे जो हिंदूज वकील थे, जजेस थे, तो उनको डर लगता था कि ऐसा ना हो कि भाई हमारा तो मतलब लीगल प्रोफेशन भी डिस्टर्ब होगा। और वैसे भी आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से, क्योंकि उस तरफ मुसलमान ज़्यादा थे, तो उनको डर भी लगता था। इसके बाद तो हिंदूज कभी भी ये नहीं चाहते थे कि मुसलमानों के साथ पावर शेयरिंग हो, ठीक है। उसके बाद ढाका विल बिकम द सेंटर ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर एकेडमिक एक्टिविटीज़, नो डाउट। जब ये तमाम चीज़ें ढाका में मतलब चली जाएंगी उस टाइम के हिसाब से आई एम टॉकिंग, तो मुसलमान अपलिफ्ट होंगे और उनको अपने राइट्स का, हुकूक का, इन तमाम चीज़ों का पता चल जाएगा। हिंदू लैंडलॉर्ड्स, कैपिटलिस्ट एंड ट्रेडर डिडंट लाइक द पार्टीशन एज इट वाज टू पुट एन एंड टू देयर एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि पहले हिंदू जो थे वो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर में इन्वॉल्व थे, ठीक है। आप लोगों ने कार्ल मार्क्स वाला जो थियरी है, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर वो वाला कंसेप्ट में वहाँ पे समझाऊंगा। लेकिन इनसे तो डेफिनेटली हिंदूज को फ़ायदा था। तो भाई जिनसे आपको फीड मिलता है ख्वाह वो इलीगल भी हो, लेकिन आपको फ़ायदा हो, आप कहते कि भाई सब मतलब ऑल इज़ वेल, सब फाइन है। लेकिन जब आपको किसी चीज़ से नुकसान पहुंचता है, बेशक उसमें लीगली मतलब बाकी लोगों का भी फायदा हो, तो फिर आप चीखे आवाज़ उठाते हो, ठीक है। तो इसी वजह से मतलब जो हिंदूज थे उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किए, एजिटेशन दिखाया। इसके अलावा हिंदूज ने एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट किए ताकि ये ख़त्म हो, कैंसिल हो, और वो वापस अपने पोजीशन पे आ जाए। तो इसमें एक पॉइंट यही है कि हिंदू स्टूडेंट पुट वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट पार्टीशन, स्वदेशी and boycott movement from all girls ब्रिटिश, रॉयल मीटिंग दिल्ली कोरोनेशन दरबार अबाउट, इसमें 80,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, ताकि इस डिसीजन को अंडू किया जाए, इनको ख़त्म किया जाए, ठीक है। और आप लोगों को बता चलिए कि किंग जॉर्ज फाइव ने फिर बाद में ऐलान किया 12 दिसंबर 1911 को कि भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब ये ख़त्म, ठीक है। तो डेफिनेटली इनसे मुसलमानों को सदमा पहुंचा, क्योंकि इतने ज़्यादा फ़वाद जब मुसलमानों को मिल रहे थे और ये हिंदूज़ ने उनको अना का इशू बनाया था, तो बस उनको मुसलमानों को फील हुआ कि भाई नाउ इट्स एनफ, ठीक है। तो इसी वजह से भाई आप इसको यूँ समझ सकते हैं। एनवायरनमेंट ऑफ जो है ना, वो तो आप लोगों को मैंने बताया कि दिल्ली में फिर वो चीज़ मतलब इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ख़त्म। इम्प्लीकेशन किया हुए थे, इम्प्लीकेशन यही हुआ, इनके असरात किया हुए, तो इसमें द फर्स्ट वन यही था कि गवर्नमेंट डिस्प्लेड इम्प्रॉपर एंड डिफरेंस टू द मुस्लिम। ये किसने कहा था? नवाब वकारुल मुल्क ने कहा कि हुकूमत ने तो हमारी तरह बिल्कुल, वो कहते हैं ना, सोतेली माँ जैसा सलूक किया, कि मतलब हमें तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराया, सिर्फ हिंदू को बेनिफिट किया। तो इनसे मुसलमान और भी तेश में आ गए, गुस्से में आ गए, मायूस हो गए, ठीक है। और बाकी इसमें फिर यही है कि मुसलमान वापस स्टेटस को में आए, क्योंकि सॉरी हिंदूज वापस स्टेटस को में आए। स्टेटस को का मतलब है कि पहले भी वो मज़े में थे और कुछ साल के लिए
5 से लेके 11 तक कुल मिला के 6 साल बनते हैं। तो इस टाइम तो हिंदूज को टफ टाइम मिला, मुसलमानों को तो मतलब बूस्ट मिला, कुछ भी नहीं मिला। एक लीज मैं यही कह सकता हूँ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से मुस्लिम लीग कयाम में आया, जो कि बाद में 47 तक वो पाकिस्तान, मतलब जो मुसलमान थे उनको प्लेटफॉर्म तो मिला था, उस प्लेटफॉर्म के अवज बाकी पाकिस्तान वजूद में आया। इसके अलावा जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया तो कांग्रेस तो हमेशा से इसके खिलाफ थे। तो मुसलमानों को फिर यूँ लगा कि भाई ये जो हिंदूस है ना, ये तो बिल्कुल हमारे हक में जब बात हो तो ये लोग मुखालिफ होते, जिस चीज़ से मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचता है ये लोग चीखना चिल्लाना शुरू करते थे। इसी वजह से मुसलमानों को हिंदूज के ट्रू फेस का पता चला। बर्थ ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिशियन, तो मुस्लिम लीग की शक्ल में काफ़ी अच्छे अच्छे लोग सामने आ गए। और मुसलमानों को आपको बताते चलूँ कि उनको फिर लगा कि भाई मुसलमानों के लिए एक ही चीज़ है जो कि आवाज़ उठाएगा, वो है ऑल इंडियन मुस्लिम लीग। और मुसलमानों को पता चला कि भाई ये जो अंग्रेज़ है, ठीक है, और प्लस ये जो हिंदूज है, तो भाई ये लोग तो हमारे खिलाफ है, ठीक है। ये तो दोनों एक साथ मिलके ये तो आपस में मतलब अंदर से तो मिले हुए हैं, और बाकी ये तो हमें मतलब मुश्किल में डालने की कोशिश में है, हमें टफ टाइम देने की कोशिश में है। तो बस मुसलमानों को पता लग गया कि भाई नाउ इट्स एनफ एंड नाउ वी हैव टू मेक आवर ओन स्टेट एंड दैट इज पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हिंदूज अनविलिंग टू मुस्लिम प्रोस्पेरिटी, ये बात भी मैंने बताया। न्यू पॉलिटिकल सेंस अमंग मुस्लिम, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। एंड मुस्लिम एक्सक्लूसिव फाइट फॉर देयर राइट्स, और मुसलमानों को चूंकि मतलब 5-6 साल में तो उनको पता चला कि भाई इतना ज़्यादा फ़ायदा अगर हमें किसी चीज़ से मिल सकता है तो भाई वाई नॉट हम अपने लिए एक अलग मुमलिकत बनाए, अपने लिए एक अलग मुल्क बनाए। तो इट इज़ ऑल अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। असलम, मज़ा आया? हेलो। यस सर। अच्छा, इतना काफ़ी है, ठीक है। जी सर। ओके सर। Any question if you have?